मास्टर तुम्हें दिख रहा है केमिस्ट्री लैब के अंदर बच्चे काफी सारे बैठे हुए हैं और एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और पहले नंबर पर आता है लिटमस। लिटमस जो होता है वो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन या लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, नोट कर लेना। जब भी ये किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है एक चीज हमेशा याद रखना, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। अब दांत सड़ना स्टार्ट हो गए तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर ये कहता है कि एक काम करो भैया, क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करो। क्लोरीन जो है वो गैस निकल जाती है, तो क्लोरीन और एक क्षार का निर्माण हो रहा है, तो इसको क्लोर क्षार प्रक्रम कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र पंकज बौरासी। क्या हाल चाल भाई? हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ ढेर सारे कमेंट्स तो ये थे, सर लेक्चर तो अच्छा है ना, मतलब ये वीडियो तो अच्छा है लेकिन ऐसी वीडियो और दे दो, है ना। बड़ाई वगैरह इतनी ज्यादा नहीं करी, लेकिन भैया अगली वीडियो चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई वो प्यार जो तुम्हारा देखा उसके लिए मैंने सेकंड चैप्टर ले आया हूँ जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। देख सकते हो तुम लोग। अब अम्ल क्षारक लवण जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, इसको अपन कवर करने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। तुम्हारा भाई कवर करवाएगा। एक बात हमेशा याद रखो कि ये पीडीएफ जो है ना, हाँ पिछला पीडीएफ में मैं डलवा दूंगा, इस पीडीएफ को भी मैं अगर बात करें अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जहां पर तुम लोग, या यूपी बोर्ड वाले चैनल पर डलवा दूंगा, जहां पर तुम लोग बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी यह है कि हम इस चैप्टर का पूरा के पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक क्विक रिव्यू, या फिर अगर बात करें एक इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं, एक अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं, है ना, इन डेप्थ रिवीजन करने वाले हैं बढ़िया तरीके से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, और अगर हम एग्जाम के पहले जाएं, है ना, और क्या क्या चीजों को हमें रिकॉल करके जाना है ताकि हम एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। यही चीज है। इसी चीज के लिए मैं लेकर आया हूं भाई बहुत बढ़िया सा एक सेशन, जिसके अंदर हम ये पूरी की पूरी चीजों को कवर करने वाले हैं। सर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मास्टर तुम्हें दिख रहा है केमिस्ट्री लैब के अंदर बच्चे काफी सारे बैठे हुए हैं और एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और तुम लोगों के सामने आती है एक व्हाइट स्क्रीन जिसके अंदर हम करेंगे कई सारी चीजों को डिकोड। सबसे पहले हमारा आता है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं सर? अम्ल वो होते हैं कि वह रासायनिक यौगिक, है ना, जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? वे रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में क्या करते हैं भैया, H+ आयन को मुक्त करते हैं। कौन से आयन? H+ आयन, है ना, H+ पॉजिटिव आयन्स को मुक्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। अब सबसे पहली बात तुम लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है अम्लों का वर्गीकरण, है ना। अम्लों का वर्गीकरण क्या होता है सर? अम्लों का वर्गीकरण मतलब अम्लों को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो पहले तो हम करते हैं स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर। अम्ल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। स्रोत मतलब तुमने उनको कहां से प्राप्त किया है ना। तो अगर हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो भैया लिविंग सोर्सेज जो होते हैं वही कार्बनिक अम्ल, है ना, जो एक होता है हमारा, और एक होता है खनिजों से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं जिनको हम खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो खनिज अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जिनमें पृथ्वी पर उपस्थित खनिजों से बनाया जाता है उन्हें हम खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? खनिज अम्ल कहलाते हैं, है ना। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या आते हैं भैया? एक तरीके से खनिज अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। ठीक है सर। कार्बनिक अम्ल क्या होता है भैया? पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों के सामने एक टेबल जो एनसीईआरटी के अंदर दी है, इस टेबल को कभी मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं इस टेबल के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तुम लोगों को, तो भैया प्राकृतिक स्रोत जैसे सिरका होता है, सिरका को एसिटिक, सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं खट्टा दूध जो होता है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, बहुत शानदार तरीके से। संतरा जो होता है, संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर भी यही अम्ल होता है ना, नींबू के अंदर भी सिट्रिक अम्ल होता है, बहुत शानदार। इमली, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है ना। चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, और भैया जो मैथेनोइक अम्ल को इसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो हमारा टमाटर है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और जो हमारा अंत में नेटल का डंक उसके अंदर हमारा होता है मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया तुम लोगों को इनकी चीजें। आगे सुनो, आगे की अगर हम बात करें, अब हमने अम्लों के स्रोतों के आधार पर देख लिया, अब हम बात करते हैं अम्ल के भाई बात करें H+ आयन की मुक्त करने के आधार पर। देखो, तो ये अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो होता है, अगर मैं बात करूं अम्ल जो होता है, ठीक है, हाँ भाई, अम्ल जो होता है हमें देखने को मिलता है, हाँ ध्यान से सुनो। अब जो खनिज अम्ल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। खनिज अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। प्रबल इन द सेंस इतने ज्यादा प्रबल होते हैं कि भाई इनको जब अपन पानी में डालते हैं ना, या कोई भी अम्ल को अपन पानी में डालते हैं, वहां पर ऊष्मा का निष्कासन होता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस पानी को, है ना, अम्ल के बोतल में, या बोतल को इसके अंदर डाल दिया, है ना, अम्ल की बोतल को इसके अंदर डाल दिया, है ना, इस अम्ल को डाल दिया, तो वहां पर क्या होगी? लार्ज अमाउंट में ऊष्मा निकलेगी। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि अम्ल को हम किसके अंदर मिलाते हैं? पानी के अंदर मिलाते हैं। जैसे देखो, उसका तनुकरण मतलब क्या होता है भैया? इसके अंदर पानी बनाना, पानी की मात्रा को बढ़ाना। जब मैं अम्ल इसके अंदर मिलाता हूं तो क्या होता है भैया? ऊष्मा तो निकलती है, लेकिन मैं थोड़ा ही अम्ल मिलाया तो थोड़ी कम निकलेगी, थोड़ी क्या निकलेगी? कम निकलेगी, है ना। फिर मैं इसको धीरे धीरे हिला लूं,
ठंडा हो जाए फिर थोड़ा और अम्ल मिलाऊं। पर खुद सोचो, अगर अपन मान लो पानी को डायरेक्ट अम्ल में डाल दें, अम्ल की बोतल में डाल दें, भाई साहब हो गया प्राण पखेरु, हो गया विस्फोट। और अगर विस्फोट हुआ तो दिक्कत हो गई, विस्फोट हुआ तो दिक्कत हो गई बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अम्ल के तनुकरण में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा पानी में अम्ल मिलाएं, है ना, हमेशा पानी के अंदर अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल को पानी के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ना कि बेसिकली पानी को अम्ल के अंदर, है ना, पानी को अम्ल के अंदर अगर हम बात करें नहीं मिलाना चाहिए, पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अम्ल के प्रकार, जो H+ आयन मुक्त करने के आधार पर। देखो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो अधिक मात्रा में करते हैं, दुर्बल अम्ल जो कम मात्रा में करते हैं। ज्यादातर प्रबल अम्ल वो होते हैं जो खनिज अम्ल हमारे कहलाते हैं, जैसे साइट्रिक, अगर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, वही हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल ये देख लो, इतने ज्यादा वीक है, इनका हम खाद्य सामग्री में उपयोग करते हैं, खाने की चीजों में इसका उपयोग करते हैं। तो चीजें समझ पा रहे हो, खाने की सामग्री में इनका उपयोग कर रहे हैं, मतलब ये दुर्बल है ना। तो दुर्बल अम्ल के एग्जांपल्स तुम लोग यही देख सकते हो, जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं। इनको कार्बनिक अम्ल को हम प्राकृतिक अम्ल भी कहा करते हैं ना, प्राकृतिक स्रोत कहा करते हैं। तो चीजें फील हुई बढ़िया तरीके से, ध्यान रखना इस टेबल से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इस टेबल से एमसीक्यू पूछे जाएंगे बढ़िया तरीके से। इनके प्रकार से पूछे जा सकते हैं। खनिज अम्ल का तनुकरण या कोई भी अम्ल का तनुकरण भैया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, या अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है ना, ये चीज को हमेशा याद रखना। अम्ल का तनुकरण करते समय ऐसा अनुशंसित किया जाता है कि पानी के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में, है ना। ये चीज भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहना। अब हम बात करते हैं क्षार की। किसकी बात करते हैं? क्षार की। तो देखो क्षार क्षारक में डिफरेंस क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्षारक का मतलब है बेस। क्षारक का मतलब क्या है? बेस। बेस को अपन बोला करते हैं अगर हम बात करें क्षारक का मतलब बोला करते हैं पर बेस, और क्षार का मतलब होता है एल्कली। क्षार का मतलब क्या होता है? एल्कली। बेस क्या होते हैं? बेसिकली क्षारक, बेसिकली क्षार के गुण दर्शाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब क्षारक का एक स्पेशल टाइप होता है क्षार, मतलब कई सारे ऐसे बेस होते हैं जो जल के अंदर घुलकर क्या कर सकते हैं? OH- आयन उत्पन्न कर सकते हैं। सारे क्षारक बेसिकली जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो जल के अंदर घुलकर अगर बात करें OH- आयन उत्पन्न कर दें, उसको हम बोला करते हैं क्षार। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये जल में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। कौन से आयन उत्पन्न करते हैं भैया? OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, जो जो चीजें मैंने बताई उसको थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। तो सर क्षारक क्या होते हैं? क्षारक बेसिकली इनको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करा करते हैं सूचक से। किससे करा करते हैं? सूचक से, पीएच से, इन सब से। चलो आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मास्टर भैया। मास्टर देख ही लो भैया, कुछ कलर फलर कुछ कर रहे हैं, मतलब कलर वाली कहानी आ गई या गंध वाली कहीं कहानी आ गई, तो टॉपिक आने वाला है सूचक का। किसका आने वाला है भैया? सूचक का। अब सूचक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सूचक ही वो होता है कि जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रंग या गंध में परिवर्तन लिया, वे पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन ले आते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, उसको हम बोला करते हैं सूचक। अब सीधी बात, रंग में परिवर्तन ला रहे थे, कौन सा सूचक होगा भैया? रंगीय सूचक होगा। कौन सा सूचक होगा? रंगीय सूचक। अब मेजरली कुछ होते हैं जो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर आता है प्राकृतिक सूचक, है ना। अब रंगीय सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और अगर हम बात करें संश्लेषित। प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त करोगे, संश्लेषित अगर हम बात करें घर में बनाओगे, मतलब लैब वगैरह बनाओगे, मानव द्वारा निर्मित होंगे। प्राकृतिक सूचक में जो आता है हमारा पहले नंबर पर आता है दैट इज लिटमस। पहले नंबर पर आता है लिटमस। लिटमस जो होता है वो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन या लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, नोट कर लेना, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको, इन चीजों को भी, एक्स्ट्रा चीजों को भी नोट कर लिया करो। थेलोफाइटा समूह होता है, उसका एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन लिकेन, है ना। लिचेन भी बोला जाता है, कई जगह पे लिचेन भी लिखा हुआ है, लाइकेन लिखा हुआ है ना। तो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पास पर अगर बात करें उसको निकाला जाता है। अब अगली बात, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नीला लिटमस, एक होता है लाल लिटमस। तो नीले लिटमस के लिए ट्रिक याद रखना, अनिल। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल में क्या हो जाता है? ये नीला लिटमस लाल हो जाता है। बहुत बढ़िया। और क्षार में अगर हम बात करें, क्षार में अगर हम बात करें नीला की नीला ही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अम्ल में जैसे ही डालोगे क्या हो जाएगा भैया? नीला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लाल लिटमस की बात करते हैं। लाल लिटमस क्या होता है सर? इसके लिए वर्ड याद करना, छलनी। क्षार लाल नीला, क्षार लाल नीला। तो क्षार जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो अम्ल में ये लाल रहता है, लेकिन क्षार में क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसका नाम है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी कैसा रहेगा भैया? अम्ल में लाल रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षार में डालोगे कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। एक और मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हल्दी, है ना, इसमें नहीं लिखा लेकिन बता देता हूँ। हल्दी, हल्दी को अम्लीय माध्यम में डालोगे एकदम पीली रहती है, लेकिन जैसे क्षारीय माध्यम में, मतलब अगर बात करें साबुन के पानी में हो गया, या फिर अगर बात करें जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसके अंदर डाल दिया, तो वहां पर क्या हो जाता है? वो एक तरीके से लाल हो जाता है। तो हल्दी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई। आगे सुनो। अब दूसरा जो टाइप है दैट इज संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। संश्लेषित सूचक या फिर अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। दो एग्जांपल्स हमारे बुक के अंदर दिए हैं, एक है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है हमारा फिनोप्थलीन।
मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा? आहा, मास्टर क्लियर है, नाम में ही ऑरेंज लेके घूम रहा है तो ऑरेंज होगा बिल्कुल। अम्ल में डालोगे लाल हो जाएगा, अम्ल में डालोगे लाल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही क्षार में डालोगे क्या डालोगे? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्लियर है? पक्का है? इन चीज को याद रखना, इसमें से एमसीक्यू पूछे जाएंगे पक्का, गारंटीड पूछे जाएंगे। एमसीक्यू वाले टॉपिक यही है, थ्योरी वाले में आगे बताने वाला हूँ। एमसीक्यू वाले यही है, इनमें से देखने को मिल जाएगा। एक इसमें से अगर बात करें टेबल जितनी दिखाई ना सब में देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। फिनोल्फ्थालीन की बात कर लेते हैं तो फिनोल्फ्थालीन एक ऐसा रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। फिनोल्फ्थालीन कैसा होता है भैया? रंगहीन द्रव होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अब रंगहीन द्रव है ना, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे अम्ल में डालोगे अम्ल में रंगहीन रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षार में डालोगे, क्षार में किसमें कैसा हो जाएगा? ये गुलाबी हो जाएगा। क्षार में कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। इन चीजों को भी अच्छे से ध्यान रखना। गंधीय सूचक क्या होते हैं? सर वो सूचक जो गंध में परिवर्तन कर ले। तो गंधीय सूचक का एग्जाम्पल होता है प्याज, लौंग, वेनिला और नीलगिरी। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है अम्ल में तो ये अपनी गंध बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे इनको क्षार में डाला जाता है, किस में डाला जाता है? क्षार में डाला जाता है, इनकी गंध गायब हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे प्याज वगैरह को देखोगे ना, अम्ल में तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही क्षार में डाल देना इसकी गंध गायब हो जाती है प्याज की। ठीक है, हाँ भाई। तो एक बार करके देख लेना तुम लोग। एक काम करना, डिटर्जेंट पाउडर लेना है ना, और उसके अंदर प्याज, और एक तरफ तुम कोई एसिड लेना, नींबू का रस ले लेना। तो नींबू के रस के अंदर प्याज डाल लेना और डिटर्जेंट पाउडर के अंदर प्याज डाल लेना। तुम देखोगे भैया नींबू का रस की जो गंध है ना वो क्या हो जाएगी, अगर बात करें थोड़ी बहुत सही रहेगी, लेकिन प्याज की गंध गोल हो जाएगी इसके अंदर। क्या वो बोलते हैं, मतलब नींबू के अंदर जो प्याज होगा उसकी गंध सेम रहेगी, मतलब ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम क्षार में डालोगे उसकी गंध चली जाएगी। क्षार का एग्जांपल तुम डिटर्जेंट पाउडर ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करेंगे अम्लों के गुण के साथ। किसके बात करेंगे भैया? अम्लों के गुण। अब देखो गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। एक होता है भौतिक, दूसरा क्या होता है? रासायनिक। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं भैया। भौतिक गुण, अब भैया बाहर से अम्ल कैसा दिखता है? तो पहली बात, स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है ना, खट्टा खट्टा होता है। हाँ बहुत बढ़िया। जलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि इसके अंदर H+ आयन होते हैं, तो अगर H+ आयन है तो विद्युत का संचालन करेगा ही। क्योंकि आयन जहां पर भी होते हैं, जहां पर भी आवेशित कण होते हैं, वो क्या कर सकते हैं भैया? एक तरीके से विद्युत का संचालन कर सकते हैं। इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसकी संचारक प्रकृति होती है। संचारक प्रकृति का मतलब भैया, अगर धोखे से कहीं गिर जाए है ना, हाथ वगैरह पे गिर जाए या कहीं पर किसी धातु पर भी गिर जाए, तो उसको अगर बात करें हानि पहुंचा सकता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसको छना सकता है ना, तो इसके लिए अपन बोलते हैं संचारक प्रकृति का होता है। जल में घुलनशील क्षारक हम क्या होता है? क्षार। ये तो बेसिकली ये इसका पॉइंट नहीं है ना, जल में घुलनशील क्षारक को अपन क्षार कहते हैं, इसका पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। पहली बात है ना, ये फोर्थ पॉइंट नहीं आएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करें, रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई धातु जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है, वो अगर हम बात करें जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसको अपन बोला करते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। एक बात हमेशा याद रखना, HNO3 को छोड़कर, इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ाता हूं, अभी पढ़ा देता हूं। HNO3 को इसलिए नहीं कंसीडर करा जाता है क्योंकि HNO3 क्या करता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होती है ना उसको ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है ना, इसलिए HNO3 को छोड़कर जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वो भैया लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हमेशा याद रखना, जैसे जिंक थी, जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करी, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी, और वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। पाप नहीं, पॉप ध्वनि के साथ जलती है ना। पॉप ध्वनि का मतलब क्या होता है भैया? एक तरीके से फट फट की आवाज के साथ जलती है। ठीक है सर, समझ गया सर। तो है ना, यहाँ पर 2HCl कर लेना भैया बैलेंस करने के लिए, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट ले लो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, जब भी ये किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, एक चीज हमेशा याद रखना, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी है ना, और साथ में क्या बनता है? जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस तो निकल नहीं है, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ठीक है, जब इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, HCl के साथ अभिक्रिया करी, तो इसने बनाया सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉर्टेड है? हाँ सर, समझ गए सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भैया? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl एक अम्ल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार था, इन दोनों ने एक लवण बनाया, सोडियम क्लोराइड जल। ठीक है, तो ये रासायनिक गुणधर्म में आ रहा है, ये रासायनिक गुणधर्म में आ रहा है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया है। अच्छा, धातु ऑक्साइड जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है। मतलब धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति की होती है भाई? जब कोई अम्ल किसी के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है तो भैया धातु ऑक्साइड क्या होगा? जरूर क्षार होगा। तो इससे पता चलता है कि धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सॉर्टेड है? पक्का है? हाँ सर, सॉर्टेड है, पक्का है। ठीक है सर, समझ गए सर। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया साहब अब आने वाली है कहानी। एक लैब देख पा रहे हो, उसमें मास्टर आ गया है और इसके अंदर भाई कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षार के गुण की। किसके बारे में बात करेंगे? क्षार के गुण की। क्षारक के गुण के बारे में बात करेंगे। क्षारक के गुण सुन लो। क्षारक के गुण सबसे पहले बात करेंगे भौतिक गुण। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। साबुन जैसा समान होता है, मतलब साबुन के जैसा इसका स्पर्श होता है ना, साबुन के समान इसका स्पर्श होता है। जलीय विलयन का अगर हम बात करें, विद्युत को संचालन करते हैं। जल के अंदर क्या करते हैं भैया? विद्युत को संचालन करते हैं। जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको अब क्या कहा करते हैं? क्षार कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? क्षार कहा करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं उन्हें क्या कहा करते हैं भैया? क्षार कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? क्षार कहा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। तो जब भी कोई क्षार धातु से अभिक्रिया करता है, खासकर जिंक और एल्यूमिनियम, ये दो धातु ऐसी है, ये क्या करती है भैया? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये भी भैया कैपेबल है। जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास एल्यूमिनियम था, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? सोडियम एल्यूमिनेट। नाम याद रखना, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इससे अपन ने क्लास में उड़ने वाला बलून बनाया था। इसी से अपने क्या करा था भैया? क्लास में उड़ने वाला बलून बनाया था, वो यही अभिक्रिया थी, है ना। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या होता है? जब भी क्षार किसी अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। क्षार है, अब अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रही है, लवण और जल बना रही है, तो जरूर पक्के में ये क्या होगा? अम्ल, क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके ही लवण और जल बनाते हैं। समझ तो रहे हैं? समझ तो रहा है मास्टर? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है। जब ये इसने अभिक्रिया करी तो सोडियम कार्बोनेट जल बनाया। मतलब ये जो है ना, ये अम्लीय प्रकृति का होगा, तभी अगर हम बात करें लवण और जल बना। ये अम्लीय प्रकृति का होगा, तभी क्या है? ये लवण और जल बना। सोचने के ऊपर फोकस करो, सोचने के ऊपर फोकस करो। और डिटेल में पढ़ना है, वन शॉट लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं, लेक्चर्स जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, हाल ही में वीर सीरीज चल रही है जो, उसमें से देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जहां से तुम लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। बस ये है कि तुम लोग अपना कितना टाइम दे रहे हो, है ना। 15 मिनट की वीडियो देखकर क्लिक कर दिया, ये समझ लो कि तुम कैपेबल हो 15 मिनट में खत्म करने के लिए। मैं तो पूरा कंटेंट 10 मिनट में ही करवा दूंगा, लेकिन पॉसिबली तुम वो चीज को ऑब्जर्व करो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अपनी गलतियों को पहचानना कहीं से भी बुरी बात नहीं होती, हमेशा याद रखो। हम हमारी गलतियों को पहचानना कोई खराब बात नहीं होती, हमारी कमियों को पहचानना कोई खराब बात नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम अपनी कमियों को पहचान गए हो, तो वो चीज को भी ध्यान रखो, तो बहुत बढ़िया होगी, सारी चीजें फ्रूटफुल होगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अब आता है पीएच, मतलब पीएच का महत्व, या पीएच के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पीएच एवं पीएच का महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएच क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पीएच बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बहुत कम सिलेबस में है, लेकिन मैं बता देता हूँ, सिलेबस में है ही नहीं इतना, बट मैं फिर भी तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी कहानी है। जो हमारा पीएच होता है उसको H प्लस आयन की सांद्रता के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है ना। और ये जो एक फॉर्मूला है माइनस लॉग, है ना, मैथ्स के अंदर चलता है। माइनस लॉग के बेसिस पर अपने को अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन की सांद्रता, मतलब H प्लस आयन कितने हैं उसके बेसिस पर देखा जाता है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता अगर मैं बात करूं ज्यादा है तो पीएच कम होता है ना। पीएच कम होता है मतलब वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता अगर बात करें कम है तो पीएच ज्यादा होता है। और अगर पीएच ज्यादा है तो वो कैसी प्रकृति का होगा? अगर बात करें क्षारीय प्रकृति का। 7 से अधिक क्षार होते हैं, 7 से अब क्या होते हैं? कम होते हैं अम्ल। बहुत खत्म। आगे सुनो, पीएच के महत्व के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है भैया, पौधे का मृदा में एक निश्चित पीएच पर उगते हैं। तो मैं बताऊं, जितने भी पौधे उगते हैं ना जमीन के अंदर, जितने भी पौधे उगते हैं ना, वो ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं कैसी प्रकृति के होते हैं? अगर बात करें उदासीन एनवायरमेंट चाहिए रहता है उनको। अब जो मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। अगर मान लो 7 से कम हो जाए, अगर मान लो 7 से कम हो जाए, मिट्टी अम्लीय हो गई। अगर 7 से ज्यादा हो जाए, मिट्टी क्षारीय हो गई। तो ऐसे केस में ज्यादातर हम देखते हैं अम्लीय हो जाती है, तो वहां पर क्विकलाइम छिड़का जाता है। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो वो मिट्टी जो होती है ना, वो मिट्टी क्या हो जाती है भैया? थोड़ी देर एक तरीके से न्यूट्रलाइज होने लगती है ना, उदासीन होने लगती है। तो पौधे जब अच्छे से तभी बढ़ेंगे जब पीएच कितना हो? 7 हो, उदासीन हो, है ना। अगर 7 से ज्यादा या 7 से कम होगा तो इस पीएच के कारण क्या होगी भैया? पौधे की वृद्धि जो होगी वो खराब होगी, ठीक है, पक्का है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मुख में लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये दांतों के क्षय के कारण बन जाता है भैया, दांत सड़ने लगते हैं। अब अगर दांत सड़ने लगते हैं, ये मुख्य रूप से अधिक अम्ल के उत्पादन के कारण होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, अगर मैं डिशुम बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया जो होता है अपने मुंह के अंदर जितना भी, जैसे चॉकलेट खाए, मम्मी जी हाँ 10 रुपए दीजिए, हम चॉकलेट खाएंगे। हाँ, मम्मी से 10 रुपए चॉकलेट लिया, भैया दुकान पे गए और एक चॉकलेट उठाई, खा गए। अब मुंह के अंदर क्या लगा है भैया? वो शर्करा लगी, वो शुगर लगी। तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो शक्कर को अपघटित कर अम्लों का स्रावण करते हैं, अम्ल निकालते हैं।
अब भैया अम्ल निकल रहा है तो पीएच मान गिर रहा है, 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 और जैसे ही 5.5 से कम हो जाता है भैया एक तरीके से दांतों की सड़न स्टार्ट हो जाती है। अब दांत सड़ना स्टार्ट हो गए हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर ये कहता है कि एक काम करो भैया, क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करो, है ना। या फिर कई कई लोग बोल दिया करते हैं 2 बार टूथ ब्रश करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि भैया मुंह के अंदर जो अम्ल स्रावित हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। क्षार से वही कहानी। अगले की बात करते हैं भैया, जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है भैया, छोड़ा जाता है जो दर्द और जलन उत्पन्न करता है। मधुमक्खी जब काटती है ना तुम लोग, हाँ सूजन आ जाती है सही, तो उसके ऊपर भाई बोला जाता है कि भाई बेकिंग सोडा लगा लो। बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का एक दुर्बल क्षार होता है, तो अगर मैं बात करूं उसको लगा लिया जाता है तो इस मधुमक्खी का जो डंक होता है उससे निकला फार्मिक अम्ल उदासीन होने लगता है, थोड़ी राहत मिलती है ना। तो मधुमक्खी भी खुद की रक्षा करती है भैया, उसको भी अपना जीवन जीना है। हाँ बहुत बढ़िया। जंतु तथा पौधे के पीएच संवेदनशील होते हैं यदि वर्षा के पानी, अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, धातु के ऑक्साइड अभी बताया मैंने अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? यह धातु के ऑक्साइड ऊपर जाते हैं बादलों में और अपने अम्लों का निर्माण करते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, और वही पानी जो है वर्षा के जल के साथ गिरता है जिसको अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अपन अम्ल वर्षा कंसीडर कर देते हैं। तो जंतु तथा पौधे के प्रति संवेदनशील होते हैं यदि वर्षा के अगर मैं बात करूं वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब सुनो, जब भी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे थे तो वहां पर लवण और जल बन रहा था। अब लवण भी है ना 3 प्रकार का होता है, लवण उदासीन नहीं होता, लवण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उदासीन पदार्थ सिर्फ एक चीज बनती है, वो है हमारा जल, वो है हमारा जल। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करें लवण के प्रकार, तो पहला आ जाता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कैसे बना होगा भैया? जब एक प्रबल अम्ल लिया होगा और एक दुर्बल क्षार लिया होगा। एक जब प्रबल अम्ल लिया होगा, इसकी जगह दुर्बल क्षार कर लेना, जब एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार लिया जाता है तो इसको हम उदासीन लवण कहते हैं। ठीक है, जिसका पीएच मान क्या होता है भैया? 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। उदासीन लवण कब होता है भैया सर? जब एक उदासीन लवण तब बनता है सर जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों लिया जाए, है ना, जिसका पीएच मान 7 होता है। अच्छा, इनके एग्जांपल्स तुम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, जिसका इसका NH4Cl आ जाएगा, इसका NaCl आ जाएगा। अच्छा, और इसकी बात कर ले प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से भैया जो लवण बनते हैं उनको हम बोला करते हैं क्षारीय लवण, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना। तो ये जो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बताया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण लवण जो तुम्हारे बुक के अंदर दिए हों और पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लवणों के नाम के। सबसे पहले हमारा आता है साधारण नमक। साधारण नमक जो होता है NaCl होता है ना। साधारण नमक जो होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। और ये कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बन जाता है। इसका उपयोग क्या भैया? कई सारे पदार्थों के कच्चे निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ना। कच्चे बोल सकते हैं महत्वपूर्ण लवण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, कच्चा माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण लवण के निर्माण में किया जाता है, ध्यान सुनो। अब उसमें से पहले नंबर पर आता है हमारा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको बनाया जाता है क्लोर क्षार प्रक्रम से। कौन सी प्रक्रम से? ये क्लोर क्षार प्रक्रम से। बहुत बढ़िया। तो सोडियम क्लोराइड का हम विद्युत अपघटन करते हैं, जलीय सोडियम क्लोराइड, मतलब इसके अंदर जल काफी ज्यादा होता है। इन दोनों के मिश्रण को ब्राइन कहा जाता है। जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों कैथोड पर मिलते हैं, है ना, और क्लोरीन जो है वो गैस निकल जाती है। तो क्लोरीन और एक क्षार का निर्माण हो रहा है, तो इसको क्लोर क्षार प्रक्रम कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसका अगर बात करें उपयोग क्या है भैया? साबुन अपमार्जक बनाने में, ग्रीस या ऑयल हटाने में, सफाई में कॉस्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला जो आता है हमारा बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा मतलब बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा साधारण नाम है, इसका सूत्र हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। जब सोडियम क्लोराइड को जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या कहाँ कहाँ होता है सर? अपच के उपचार में प्रति अम्ल। हाँ भैया, एक चीज भी याद रखना, नींबू पानी के साथ इसको दिया जाता है थोड़ा सा, कि भैया ज्यादा एसिड रिलीज हो गया तो अपच के, या फिर अगर बात करें एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर, है ना। बेकिंग पाउडर क्या होता है? एक तरीके से ये भी याद रखना, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग है। बेकिंग पाउडर का मतलब होता है बेकिंग सोडा के साथ टारटारिक अम्ल ले लिया, तो बेकिंग सोडा प्लस टारटारिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक। सोडा मतलब हो गया बेकिंग सोडा, अम्ल मतलब हो गया अम्ल। जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल, या हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं भैया, अगर मत करें, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आती है, तो वहां पर इसका उपयोग हो जाता है। खाद्य सामग्री में भैया कुरकुरे बनाना है, पकवान, है ना, ब्रेड वगैरह बनानी है, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं ना, है ना, उसमें बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो वही चीज आ जाती है। इधर आ जाओ।
अब हम बात करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 हाइड्रेट मतलब डेकाहाइड्रेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है ना, सोडियम कार्बोनेट रह जाता है। अब इसका हम क्रिस्टलीकरण करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की 10 H2O से अभिक्रिया करके Na2CO3.10H2O बनाते हैं, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, इसका नाम है वॉशिंग सोडा। समझ रहे हो? अब इसके उपयोग क्या क्या है? मेन चीज, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, एग्जाम में छप गया आसानी से। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में, ठीक है। कांच व साबुन, अगर बात करें कांच व कागज के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और कपड़े की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया तरीके से। आ जाओ, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी बात करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, उसको क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन गैस कहां से आती है? क्लोर क्षार प्रक्रम से आती है, वो बनी जो वो क्लोर क्षार प्रक्रम वाली जो क्लोरीन गैस होती है, इसकी अभिक्रिया अपन शुष्क बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है भैया? एक तरीके से एक एरो हो जाएगा, यहाँ एरो हो जाएगा। और अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। बहुत बढ़िया, है ना, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसके बारे में मैं नोट्स में इसको करेक्ट कर दूंगा, है ना, नोट्स में इसको करेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। ब्लीचिंग पाउडर ये होता है और क्लोर क्षार प्रक्रम इसके नीचे आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके यूज क्या है भाई? ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। तो सूती एवं विलयन के विरंजन के लिए, विरंजन का मतलब क्या होता है? रंग उड़ाना। हाँ, जल को विसंक्रमित करने के लिए कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है भैया, तो ये चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? हड्डी टूटी है, हाँ टूटी है, तो हड्डी टूटने के बाद जो प्लास्टर चलता है ना, वो यही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है भैया? इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा हाइड्रेट। तो एक जिप्सम होता है, जिप्सम को 273 केल्विन पर, लगभग 373 केल्विन, 273 नहीं 373 केल्विन, है ना, 300 केल्विन, तो 273 नहीं है, 373 है, 373 केल्विन पर हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, 100 लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो CaSO4.12H2O बनता है और 1.5 H2O निकल जाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है भैया? सजावट के लिए, टूटी हुई हड्डी के लिए, ये सारी चीजें हैं। और आखिरी में कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए नीला थोथा क्या होता है, ब्लू विट्रोल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Cu, है ना, CuSO4.12, अगर बात करें 5H2, 5H2, ब्लू विट्रोल जिसको नीला थोथा कहा जाता है। जैसे कुछ सॉल्ट्स दिए थे हमारे एग्जाम्पल में, है ना, मतलब अगर बात करें, हाँ इसके अंदर थोड़े करेक्शंस है, मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर 373 केल्विन आएगा, मैं नोट्स में करेक्ट कर दूंगा, है ना। नोट्स के लिए तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो भाई यही सब कहानी थी, और मैं कहना चाहूंगा तुम सभी से बाय बाय, है ना। तो आई होप तुम लोगों को मजा होगा। थैंक यू सो मच, है ना। मैं दे रहा हूँ भैया एक तरीके से भैया, हाँ एक तरह फीलिंग आ रही है सर जी, हाँ फीलिंग प्राउड हो रहा है, हाँ चैप्टर निपटा दिया हमने, हाँ ये तो है भाई। तो इसी के साथ मिलूंगा तुम लोगों से विदा, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।